साथियों, आज हमारे साथ हैं जाने माने अभिनेता हेमंत पांडे जी। तो आज हम इनसे बात करेंगे इनके संघर्षों के बारे में, इनकी कहानियों के बारे में और उत्तराखंड के एक छोटे से ज़िले पिथौरागढ़ से फिल्म इंडस्ट्री में आकर अपनी धाक जमाने तक की कहानी हम पांडे जी की जुबानी सुनेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अरुण क्रिएशन में। हमें बहुत खुशी हुई कि आपने अपना वक्त दिया। जैसे कि मैं भी उसी शहर का रहने वाला हूँ जहाँ के हेमंता हैं। तो आप अपने बचपन की बातें बताइए कि मैंने बहुत सारी जगह आपके इंटरव्यूज में देखा है कि आपने अपने बचपने के बारे में बताया। तो जब आप बहुत छोटे थे तो क्या ख्वाब देखा करते थे? मैं चूँकि पहाड़ का रहने वाला हूँ और गांव में पढ़ाई वढ़ाई हुई है, तो वो यादें और वो प्रकृति का जो नज़ारा है वो हमेशा ही दिमाग में रहता है। और क्योंकि सच्चाई बताएं तो हमने जो पहाड़ों में रहने का जो जीवन है, जो कठिनाई वाला संघर्ष वाला जो जीवन होता है, वो सब जीने का मौका मिला। मतलब मैं गांव में लकड़ी फाड़ने से लेके, लकड़ी लाने से लेके जंगल से, और वो हाथ ठंगार वो बोलते हैं ना, ककड़ी कद्दू का बेल लगती है तो वो लेके, घास से लेके सब कुछ, बाँस के ठूंठ जो ठंड के लिए आग सेकने के लिए होते, तो वो लाने से लेके जो जंगल का और व्यक्ति का जो जीवन होता है, क्योंकि अब तो चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन वो जीवन जो है जंगल से जुड़ा हुआ था, ज़मीन से जुड़ा हुआ था, जल से जुड़ा हुआ था। तो वो सब चीज़ जीने का मौका परमात्मा ने मुझे पिथौरागढ़ में दिया। अभी भी मेरे गांव के जो घर है उसमें पूरी बर्फ़ पड़ी थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बचपन में हमने वो सब देखा है, वो खेला है। मतलब मैं तो जंगली खरगोश भी पकड़ा है, सांस। क्या होता था कि गांव में बर्फ़ जब पड़ जाती है पूरे इलाके में, तो पूरा जगह भर जाती है। तो भर जाती है तो आप जो खोज होते हैं, पाँव चिन्ह, पैर के निशान देख के आप समझ सकते हैं कि यहाँ से कौन जानवर या कौन सा प्राणी यहाँ से निकला है, तो और गया है कि आया है वो भी पता लग जाता था। तो इस तरह से हमने देखा कि तो सांस से आ रही है, तो खरगोश जो है जंगली, उसको खोज पकड़े, उसके निशान तो वो देखा वहाँ एक जगह गया तो उसको भी पकड़ा। मतलब वो तमाम तरह के अनुभव। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो ये है कि हिमालय को रंग बदलते हुए मैंने देखा है अपने उत्तराखंड में। और आज भी अभी होली हो रही है मेरे गांव में, खड़ी होली हो रही थी, तो मैं तकनीक के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उसको देख पा रहा था कि हमारे गांव में हुलार गए हैं, क्योंकि पूरे गांव में हर घर में वो जाते हैं। तो वो सब चीज़ें आज ही की ताज़ा, अभी थोड़ी देर पहले वही बात हो रही थी। तो वहाँ के जो भी मिला है, मतलब उस वक्त शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारा जीवन आगे क्या होगा, कैसा होगा। लेकिन ये है कि सपने भी हमने वहीं देखे थे, ख्वाब हमने पहाड़ों में देखे, प्रकृति को और हिमालय को रंग बदलते हुए भी हमने वहीं देखा। अच्छा दादा, एक बात बताइए कि जैसे ये बड़ी पुरानी कहानी है कि जब दादा बहुत छोटे थे तो इन्होंने गांव में ही एक नाटक कर दिया। इन्होंने एक कहानी पढ़ी मर्चेंट ऑफ वेनिस, और उस पर इन्होंने नाटक कर दिया, काजल के इन्होंने सब बना के गांव में बवाल काट दिया आपने। तो जरा सा उसके बारे में बताइए। दरअसल क्या, हमारा अंग्रेजी में हाथ तंग था, लेकिन उसकी जो अंग्रेजी में मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है वो पढ़ाया जाता था 11वीं 12वीं में या 10वीं में, 10वीं में। तो वो नाटक हमने, उसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। अब हम गया नाटक कर लूँ, अब नाटक कर लूँ तो कौन सा करें, ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। तो वो हमें बड़ा अच्छा लगा, वो प्ले वो किया। अब कॉस्ट्यूम का हमें अंदाज नहीं था, तो धोती पहनाई किरदारों को, क्योंकि धोती और कुर्ता में ना राजा समझते थे हम ना। तो उस तरह का किरदार हुआ, और उससे काजल से मूंछ, रुई से दाढ़ी बनाई। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपर्टरी कंपनी में जब मेरा सिलेक्शन हुआ, इब्राहिम अलकाई साहब जब वहाँ आए, उन्होंने सन 1990 में, तो उन्होंने पूछा क्या क्या किया, क्या नहीं किया। मैंने अपने सच्चाई से सब बताया। बोले नाटक, मैंने कहा जी गाँव में किए हैं, क्यों सब मर्चेंट हो गए। उनको लगा बहुत बड़ा ही कुछ किया होगा। तो बोले कॉस्ट्यूम क्या था, मैंने कहा हम तो धोती कुर्ता। और मैंने कहा राजा था तो मूंछ लगाते थे ना। हम बचपन की कल्पना, हमने रामायण रामलीला से हर कलाकार के ख्वाब या उनके सपने या विनय उत्पन्न होता। तो कई लोगों को तो उन्होंने कहा कि कल से आना या परसों से आना, मुझे लंच ब्रेक के बाद ही ज्वाइन करने को बोल दिया। तो वो मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक करने वाला था, लेकिन अब चूँकि उनकी पारखी नज़र थी, हमने सच्चाई से उनको बता दिया। तो वो कहानी है मर्चेंट ऑफ वेनिस। एक और बात है कि जब दादा बहुत छोटे थे तो घर से भाग जाया करते थे फिल्म देखने के लिए। तो ये सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि फिर फिल्म इंडस्ट्री की ओर ही भाग आए। तो ये कहानी कैसे शुरू हुई? दरअसल ये होता है कि पढ़ाई करने में बड़ा हाथ तंग था, और पढ़ बोलते थे तो हम पिक्चर देखने चले जाते थे रात में।
और अपना जो रजाई है गद्दे के ऊपर जो है नीचे अपना स्कूल बैग, कॉपी किताब और चप्पल और या जूते से उसको खड़ा करके जूते से रजाई से ढक देते थे, ताकि शेप ऐसा लगेगा कि ये आदमी के यहाँ कोई सोया हुआ है। और वो एक गरोल होता है लकड़ी का, वो कुंडी कहते हैं, वो 2 दरवाजों के बीच में ऐसे अटकाते हैं गरोल। तो हम इतने मास्टर हो गए थे कि स्केल से उसको आराम से निकाला और उसको गिरने भी नहीं देना। वो बैलेंसिंग सांस रोक के ही होता था वो। तो वो खोल करके बंद करके वो सब अपन जाते थे और पिक्चर देखने चले जाते थे। वो घर वाले बोलते थे कि तू कल जल्दी सो गया था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि पिक्चर देखने के लिए तो भागते रहे, एक दिन भेटोला देने के लिए आए। हाँ, और फिर भाग ही गए, है ना? हाँ, ये बता के आए? ये ईजा को बता के आया। अच्छा। अपनी माँ को बता के आया, क्योंकि घर का माहौल जो मध्यम निम्न वर्गीय परिवार जो का होता है, बड़ा परिवार मतलब संघर्ष, अभाव और बड़ा दुखदाई होता है वो माहौल। जी जी। और आजकल तो कितना ध्यान रखा जाता है बच्चों के लिए, बेटा खा लो बेटा। ये हमारे बड़ा परिवार था तो एक आध बच्चा रो रहा होता था सुबह, बाद में पता लगता था कि अरे इसको नाश्ता याद नहीं मिला। नाश्ता माने कल की बासी रोटी रात वाली। तो नाश्ता भी कोई मील होता है, वो हमें बहुत बाद में पता लगा दिल्ली जब आ गए। तो उस तरह का माहौल था। मैंने ईजा को बोला, जब भिटौला देने में दिल्ली जा रहा था दीदी को, तो मैंने उन ईजा को, जब ईजा तिलक लगा रही थी, पिठा लगा रही थी, मैंने ईजा को बोला कि अब नहीं होगा। अच्छा। अब नहीं आऊँगा। तो माँ ने भी बोला कि ठीक है। मतलब ये था कि कुछ होगा तो ही आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। फिर एक बड़ा संघर्ष रहा था आपके जीवन में, आपने बहुत कुछ पाया। वो आपने जब संघर्ष शुरू हुआ और जब से आपने बहुत कुछ पाया, वो कहानी क्या है? देखिए क्या होता है कि हर आदमी को डॉक्टर बनने में, इंजीनियर बनने में भी 5-5 साल लग जाते हैं, और एक्टर के लिए भी तो इतना समय देना ही चाहिए। और संघर्ष तो मुझे लगता है कि जो आप नहीं करना चाहते उसके वो आप करवाया जा रहा हो आपसे, उसको संघर्ष कहते हैं मेरे हिसाब से। तो क्योंकि आप भी कर रहे थे, आपको मजा आ रहा था, तो आपको हाँ, हमें ये था कि एक दिन 15 अगस्त का दिन था, दिल्ली का नाटक करते थे। तो नोएडा किसी दोस्त के घर जा रहा था, हर घर से टीवी की आवाज़ आ रही थी। लाल किले में भाषण सुन रहे हैं प्रधानमंत्री का, और 2-4 लोग चल रहे हैं बाहर पैदल, उनमें एक मैं भी था कि देश अलग तरह से वो मना रहा है स्वतंत्रता दिवस, और हम लोग अपना ये था कि आज क्या खाऊंगा। तो वो ब्रेड भून के या पानी में डुबा के, और कई बार तो वहाँ पे ऐसा भी होता था कि आटा ही आटा है, सब्जी वब्जी का कोई जुगाड़ नहीं है, तो आटा भी तवे में भून के खाना। और मतलब वो कभी सोचा नहीं था कि ये दुख है ना, आटा तो है, इसको भून लेंगे ऐसा करके। अब ब्रेड भी है तो पानी में डुबा के खा लेंगे, क्योंकि ब्रेड भी मैं गांव से आया था तो ब्रेड भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिश थी। हमको कुछ डब्बी मिले तो वैसे भी खा जाते थे। तो वो एक पार्ट था कि पैसे नहीं है, खाने को नहीं है, लेकिन उसमें भी हमें तकलीफ नहीं थी, क्योंकि करना जो है वो तो कर ही रहे हैं, नाटक तो कर ही रहे हैं, भले ही पैसे नहीं मिलते। मतलब एक लक्ष्य था कि हाँ हमें करना ही करना है, हमें फिल्मों में जाना ही जाना है। नहीं, वो भी नहीं पता, उस वक्त वहीं बिजी थे, मतलब आनंद ले रहे थे उस चीज़ का। ये नहीं था कि कल को दिन हम बड़े बनेंगे, ऐसा लगता था कि इसी में ही मर भी जाए तो चलेगा। कोई ऐसा, क्योंकि बड़ी कल्पनाएं थी नहीं, मतलब ये तो खाने का जुगाड़ हो जाए और नाटक करने को मिल जाए, बस। वो चीज़ को जुनून कहते हैं, संघर्ष कहते हैं, वो हमें बाद में पता लगा। अच्छा ये था क्या? वो दुख के दिन भी हमने अपने काम में इन्वॉल्व रहने की वजह से बड़े आनंद के साथ बिताए। फिर ऐसे समय दिल्ली में गया, फिर दिल्ली से बम्बई को कैसे आना हुआ? 6 साल नाटकों में काम किया दिल्ली में, वहाँ 2-2.5 साल करीब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपट्री कंपनी में काम किया। ना तनख्वाह मिलने लगी, वो लास्ट का बढ़िया पीरियड था, 2,500 रुपये तनख्वाह मिलती थी। अच्छा। मैंने उसी की कमाई से पहली बार नया कपड़ा खरीदा। अच्छा। कनाट प्लेस से। उससे पहले वो जो चोर बाजार है लाल किले के पीछे, वहाँ से 100 रुपये में तो हीरो बन के आता था। तब 20-1 रुपये की, 15 रुपये की शर्ट, 30-35 रुपये का पैंट वैंट जूता। अब वो मरे हुए अंग्रेजों का था कि किसका होता था मालूम नहीं, लेकिन 100 रुपये में हम से कम में लाल किले के पीछे चोर बाजार से हीरो बन जाता था। रेपट्री की तनख्वाह जब मिली 2,500 रुपये, उसमें मैंने पहली बार नया जीन्स खरीदा, रेंगलर कंपनी का। अच्छा। तो वो मज़ेदार थे पल। और वहाँ 6 साल नाटक करने के बाद वहाँ एक फिल्म की मैंने बैंडिट की। बहुत छोटा रोल है, दशमलव जैसा, वो मुझे ही पता है कि मैंने उतना रोल किया। तो उसके सारे कलाकार जब मुंबई आने लगे तो हमारा भी
मन किया कि अब चलना चाहिए, और वहाँ थोड़ा इज्जत होने लगी थी। लोग जानने लगे थे, दादा दादा बोलने लगे थे। तो मैंने कहा यार ये इज्जत ठीक नहीं है, अपने बात तो कुछ है नहीं और खामखा इज्जत मिल रही है, तो निकल आए वहाँ से। तो फिर अभी जैसे बहुत सारे लोग जो कलाकार बनने का सपना देखते हैं, जो फिल्मों में काम करना चाहते हैं या टीवी में काम करना चाहते हैं, तो उनका भी एक संघर्ष होता है कहीं न कहीं एक रोल को पाने के लिए। अगर मान लिया कि किसी को अभिनेता बनना है तो वो क्या करे, ऐसा क्या करे कि उसको एक रोल मिल जाए अभी के समय में? देखो, रोल मिलने तक का जो रास्ता है ना, वो आपने अपने धैर्य, सबसे बड़ी बात है, सबसे आभूषण है, ये आभूषण है कलाकार बनने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए। आपके पास धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, और अपमान सहने की शक्ति चाहिए, अपमान सहने की। क्योंकि जनरली पहाड़ के कई लोगों को मैंने देखा है कि अभाव में जीवन जीते हैं, लेकिन वो नौकरी के लिए आते हैं, ये आते हैं तो उनको गुस्से की वजह से या उसकी वजह से वो छोड़ देते हैं। जबकि वो तो आपकी परीक्षा का समय है, उसको आप धैर्य के साथ बिताओ, क्योंकि आप उस लायक नहीं हो, उस काबिल नहीं हो, इसलिए आपको डांट पड़ रही है या आपको इसलिए बोला जा रहा है, इसलिए आपको हो सकता है इतना न होने के बाद डायरेक्ट भी आपको डांटा जा रहा हो, तो आपको अपमान बर्दाश्त करने में कोई बुराई नहीं है। वो क्षण तो निकल जाता है, आपने उसको पेशेंस के साथ उसको सहन कर लिया तो आप मजबूत होते चले जाते हैं। और आप एक कलाकार, नए कलाकारों के लिए तो रोज़ आना है जाना है, कोई आपको हो सकता है घुसने ना दे, ऑडिशन के लिए ना आने, तो कोई बात नहीं, वो दरवाज़ा आपके लिए है ही नहीं, दूसरा दरवाज़ा ट्राई करो। मतलब आप कोई दरवाज़ा बार बार खटखटा रहे हैं और वो नहीं खुल रहा है, तो ये मान के चलो कि परमात्मा ने आपके लिए दूसरा दरवाज़ा तैयार रखा है। तो वो उम्मीद, वो हौसला, वो हमेशा बना रहना चाहिए। और एक और चीज़ बताइए दादा कि आप इतने सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो ये काम करते रहने का हौसला आप कैसे लाते हैं? काम में मज़ा आता है, काम में मज़ा, परमात्मा की कृपा से किसी के फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं होती, और खुद मेरे मोबाइल में किसी भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर का नंबर नहीं है, उसके लिए लाख रुपए का नगद इनाम है। अच्छा। कि ना किसी को हैप्पी होली बोलता, ना हैप्पी दिवाली, ना हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि वो एक खाली दिखावा है, ढकोसला है। व्हाट्सअप आते हैं फालतू, हमें भी आते हैं, रोज़ सुबह व्हाट्सअप आते हैं ज्ञान की बातों वाले, और उन व्यक्तियों से आप मिलते हो तो पता लगता है कि ये तो उस लायक ही नहीं है जो इतनी अच्छी बातें लिख के भेज रहा था। तो ये फेक जो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी है या फेसबुक यूनिवर्सिटी है, मैं उसमें बिलीव नहीं करता। ये कि आपको काम करने, आदमी का जैसे महिला का श्रृंगार होता है आभूषण या मेकअप, वैसे पुरुष का आभूषण है पुरुषार्थ, उसका कर्म। काम करते रहना चाहिए मरते दम तक। वो उत्साह, जो सोच आप रखोगे तो वैसे ही फिर आपका जीवन हो जाता है। एक और बात बताइए कि जैसे बहुत बार हम लोग देखते हैं कि कई लोग एक फिल्म में आते हैं या 2 फिल्मों में आते हैं, और उसके बाद ऐसा लगता है कि कई कलाकार खुद को बहुत बड़ा कलाकार समझने लगते हैं, और जबकि आप इतनी फिल्में कर चुके हैं, इतना टीवी में आ चुके हैं, फिर भी आप एक साधारण इंसान बन के रहते हैं। तो ये जज्बा कैसे लाते हैं अपने ऊपर कि आप खुद को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, शुरू में क्या था कि मैं दूरदर्शन जब हुआ करता था तब कोई चैनल नहीं हुआ करते थे, तो उसमें एक मॉर्निंग ट्रांसमिशन में सुबह के एक सीरियल मेरा टेलीकास्ट हुआ था, सुबह 7 बजे आया करता। 7 बजे, आपको याद है? गोम्फा के हार का रहस्य। तो मेरे दोस्तों को, जानने वालों को पता लगा, तो कोई स्कूल ही नहीं गए, कोई पहला पीरियड के बाद ही स्कूल गए, कॉलेज गए, तो वो एक उपलब्धि है। आज वैसा जोश या वैसा उत्साह या वैसा सम्मान देने वाले लोग शायद कम रह गए हैं या जमाना बदल गया, मालूम नहीं। तो मेरे दोस्त लोग, कई लोग स्कूल ही नहीं गए, लेट गए कि वो शो मुझे देखना था टीवी, और मैं भी उत्सुक था, लेकिन हमारे पास टीवी नहीं था। तो लोगों से जो पता लगा, चिट्ठियाँ खूब चलती थी तब, और चिट्ठियाँ ही आपकी का वो क्या वो जीबी डाटा जो है वो चिट्ठियाँ ही होती थी। जब आप अकेले हो तो वो चिट्ठियाँ पढ़ते, तो वो एक नयापन हमारे लिए भी था, लोग देखते थे, खुशी होती थी। पिताजी लोगों को बोला, शहर के लोगों ने, कि आपके बेटे को देखा, फिर वहाँ डीएम एसडीएम बड़े बड़े लोग, नेता, पॉलिटिशियन, तमाम लोग। तो धीरे धीरे घर का माहौल भी बदलने लगा, हमें भी मिलने, हालांकि उत्सुकता तो शुरू में होती है, अभी भी होती है, कोई भी अच्छा काम करते हैं तो अभी भी होती है, लेकिन वो जो बड़ा समझने या छोटा समझने वाला एक विचार है, वो खाली विचार है, कुछ नहीं, खाली सोच है। आप ऐसा सोचते हो वैसा है, आप नहीं सोचते तो वैसा है। दादा, एक और चीज़ बताइए कि जब आप इस दुनिया में आए थे तब से बहुत कुछ बदल गया है, तो अभी इंडस्ट्री कितनी बदल गई है पहले से? देखो, परिवर्तन काफ़ी आ चुके हैं, नए लोग आएंगे तो परिवर्तन होगा ही होगा, और आगे भी परिवर्तन होगा ही होगा। उसको स्वीकार करना चाहिए, उसमें फिट, उस खांचे में फिट होने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो आप खांचे में फिट नहीं होगे, उस माहौल में, तो आप पीछे रह जाओगे। तो उसके लिए कोई प्रयास कुछ नहीं करता, सिर्फ दिमागी रूप से ये मालूम है कि ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड।
नए लोगों के साथ ही काम करना, तो कोई उनमें कोई ज्ञानी होगा, कोई कम ज्ञानी होगा, कोई गुणी होगा, कोई अवगुणी होगा, लेकिन नेगेटिव से नेगेटिव आदमी में भी एक न एक पॉजिटिव चीज़ होती ही होती है। तो वो चीज़ को स्वीकार करते हुए, और मैं तो संबंधों को हो चाहे दोस्तों को हो, उनको उनकी कमियों के साथ अगर आप स्वीकार कर लेते हो तो फिर आपकी तकलीफ ख़त्म हो जाती है। किसी भी व्यक्ति या किसी भी रिश्ते में, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, भाई भाई का हो, दोस्त का हो, किसी भी तरह का रिश्ता हो, किसी में आपके कोई कमी है तो आप उसकी कमियों के साथ अगर उसको स्वीकार कर लेते हैं तो फिर आपकी तकलीफ वाकई ख़त्म हो जाती है। एक और बात बताइए कि जो अभी हमारे उभरते कलाकार हैं, युवा कलाकार नए आ रहे हैं इंडस्ट्री में, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हर चीज़ के लिए आपके लिए दुनिया बनी है। अगर कोई बोले कि 500 ही फिल्में बन रही हैं, हमारा तो नंबर नहीं आएगा, तो आपका नंबर ज़रूर आएगा, क्योंकि आपके लिए एक नया इंसान, नया डायरेक्टर, नया प्रोड्यूसर, नया लेखक ज़रूर आएगा और आप उस फिल्म का हिस्सा बनेंगे, उस सीरियल का हिस्सा बनेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आपको उम्मीद चाहिए, दूसरी बात मेहनत चाहिए, सच्चाई तो सबसे, क्योंकि ये परफॉर्मिंग आर्ट है। मैं कैसा सोच रहा हूँ अंदर से, सामने वाला को पता है। जो अनुभवी आदमी है, जो डायरेक्टर है, जो चरित्र निर्माण करता है, चरित्र लिखता है, चरित्र क्रिएट करता है, कैरेक्टर बनाते हैं, वो राइटर हो चाहे डायरेक्टर हो, तो इन लोगों को सब पता रहता है कि वो आपको देख के आपको पूरा जांच लेते हैं। तो आप कैसे हो, वो प्रेजेंट आप तभी करते हो तो वो होता है। तो इसलिए आप जितने अच्छा बेहतर इंसान बनो, बेहतर सोच के आदमी बनो, तो उतनी जल्दी आपको स्वीकार कर लिया जाएगा। और दूसरी बात, आपके मन में अगर ये डर लगा रहता है कि ये मुझे लेगा या नहीं लेगा, लेगा या नहीं लेगा, वो विचार आना ही नहीं चाहिए। ये मुझे लेगा और ज़रूर लेगा, ये भाव अगर आपके रहेगा तो वो ऊर्जा उस तक जाएगी, वो आपको फिर बुलाएगी। सकारात्मक सोच सबसे बड़ी बात है दुनिया में। हमें तो अब समझ में आ रहा है ये सारी चीज़ें, लेकिन आज के युवा इतने समझदार हैं, तो पॉजिटिव अप्रोच ही सक्सेस का मूल मंत्र है। उसके अलावा, क्योंकि कई कलाकारों को हमने देखा है वो कमरों में अपने पड़े रहते हैं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री की बातें करते हैं, बुराइयां करते हैं, ये करते हैं, ये तो किस्मत है तो चल रहा है, ये इसका क्या है, अपने को मौका मिलेगा तो हम भी दिखाएंगे। वो बेचारे वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्योंकि जो आदमी कर रहा है, जब तक आप उसको ब्लेसिंग नहीं दोगे, उसको शुभकामनाएं नहीं दोगे, जरूरी के मुंह से बोलो, जरूरी के फ़ोन से बोलो, उसको दिल से बोलो, है स्वीकार करो उसको, तो वो ऊर्जा आपके अंदर पैदा होगी। वैसे लोग आपको मिलने शुरू होंगे, वैसा आपका काम शुरू होगा। हम किसी का घर देखते हैं, बोलते अरे बंगले वाला, काले धन की कमाई है, गाड़ी देखो 5 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है, 2 करोड़ 50 लाख की गाड़ी में घूम रहा। हाँ, ऐसा आप उसको ब्लेसिंग दो, तब आपकी गाड़ी आएगी, तब आपका घर बनेगा। ये सोच हटानी पड़ेगी तो आप सक्सेस हो जाओगे। मैं उन कलाकारों के लिए यही कहना चाहूँगा कि आप सक्सेस के लिए मूल मंत्र है सफलता के लिए कि आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपना जीवन बिताएं, हर चीज़ में आनंद लें। आनंद, एक माँ बाप बोलते हैं ना, बेटा ध्यान से जाना, ध्यान से चलना, ध्यान से खाना, ध्यान से पढ़ना। ध्यान से मतलब वही मेडिटेशन है, वही योग है, वही प्राणायाम। कोई भी चीज़ आप पूरी तरह निष्ठा के साथ करते हैं, पूरी मेंटल कंसंट्रेशन के साथ करते हैं, वो चीज़ आपकी होनी है और उसमें आनंद आना चाहिए आपको। आप घर में पोछा भी लगा रहे हैं तो उसमें आनंद आना चाहिए, आलू छिल रहे हैं उसमें आनंद आना चाहिए। आप इन्वॉल्व नहीं हो आलू छिलने में तो हाथ कट जाएगा। तो हर जगह आनंद है। नहा साबुन लगाना भी तो मज़ेदार है, आप ही का शरीर है, साबुन लगा रहे हैं, तो वो भाव आपका चाहिए, बाल बनाने में मज़ा आना चाहिए। तो साथियों, पांडे जी ने बहुत अच्छी बात की। दादा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी देर हमसे बातचीत की। हमको देखते रहिए, अरुण क्रिएशन को सब्सक्राइब कीजिए। हमें देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। नमस्कार।